नासमझ देवरों से भरे ससुराल में आई समझदार बहू। सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार विनय अपने पापा नरेंद्र के साथ डाइनिंग हॉल में बैठा बटर टोस्ट का नाश्ता कर रहा था। तभी कॉलेज जाने के लिए तैयार उसके छोटे भाई निखिल, आकाश, राहुल, विनी, अर्जुन और दीपक किचन से स्प्राउट्स, बॉइल्ड एग्स, बनाना शेक, उपमा, पिज्जा और बर्गर लिए वहां आते हैं। और भैया आप ये कैसे नाश्ता कर रहे हो? देखो नाश्ता ऐसे नहीं किया जाता। निखिल हवा में चना उछालता है और खाने की कोशिश करता है, लेकिन चना जमीन पर गिर जाता है। तू हट, तुझे भी नहीं आता, देख कैसे खाया जाता है। आकाश राहुल के मुंह में निशाना लगाकर चना फेंकता है, लेकिन उसका निशाना भी चूक जाता है। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, हटो अब मैं दिखाता हूँ। विनी अर्जुन के मुंह में पिज्जा स्लाइस फेंक कर मारता है और अर्जुन दीपक के ऊपर बनाना शेक उड़ेल देता है। देखते ही देखते फूड फाइट शुरू हो जाती है और उन सब के कपड़े खराब हो जाते हैं। पूरा नाश्ता फर्श में फैल जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए और पूरा हॉल गंदा हो गया है। साफ तुम ही करोगे और तुम्हें कॉलेज भी जाना है। फूड फाइट के बीच उनकी पड़ोसन पुनिया वहां आती है। तभी विनी राहुल के मुंह पर पिज्जा स्लाइस फेंकता है और राहुल नीचे झुक जाता है। वो पिज्जा स्लाइस सीधा पुनिया के मुंह पर जाकर लगता है। कुछ भी कहो, बच्चे पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं। पुनिया के मुंह में पिज्जा स्लाइस देखकर नरेंद्र, बहन जी, अपने बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप तो जानती ही हो कि मेरे बच्चे कितने नासमझ हैं। हाँ जानती हूँ, इसलिए तो मैं इनकी हरकतों का बुरा नहीं मानती। अरे बिन माँ के पले बड़े हैं तो इन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। भाई साहब, अपने बड़े बेटे की शादी क्यों नहीं कर देते हो? बहू आएगी तो वो उन्हें समझाएगी। आपका बड़ा बेटा ही है अपने भाइयों से सबसे समझदार। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। सैंडविच खाता हुआ विनय वहां से उठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। देखा बहन जी, मेरा बड़ा बेटा शादी की बात सुनकर ऐसे भागता है जैसे उसका दिल निकालकर बेचने की बात चल रही हो। अरे आप उसे छोड़िए ना बहन जी, आप ये बताइए कि आप यहाँ किस काम से आई हो? पुनिया अपने साथ लाई हुई टिफिन खोलकर उसके अंदर रखे आलू के पराठे नरेंद्र को दिखाती है और आज मेरी बहू ने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं, वो वही लेकर आई हूँ, सोचा बच्चे खा लेंगे। अच्छा ठीक है। पराठे देकर पुनिया अपने घर चली जाती है और इधर ऑफिस से बंक मारकर विनय अपनी प्रेमिका मीरा से मिलने रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वो दोनों टेबल पर बैठे कॉफी पीते हुए आपस में बातें कर रही थी। आखिर कब तक हम छुप छुप कर इस तरह मिलते रहेंगे? मुझे डर है कि अगर किसी दिन घर वालों को पता चल गया तो न जाने क्या होगा। तभी वहाँ वेटर नेहा आती है और कप केक टेबल पर रखती है। जब तुम दोनों को इतना ही डर है पकड़े जाने का तो शादी कर लो, दुनियादारी का डर ही खत्म। इतना बोलकर नेहा वहाँ से दूसरे टेबल पर चली जाती है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, बताओ कब कर रहे हो शादी? मैं तुमसे शादी करना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता तो है कि मेरे 6 भाई हैं और पापा। हाँ जानती हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? अरे तुम मेरे भाइयों के बारे में अच्छी तरह से जानती नहीं हो। तुम्हें जानकर मैंने अंदाजा लगा लिया है कि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह स्वीट, केयरिंग और मैच्योर होंगे। तुम जैसे सोच रही हो मेरे भाई वैसे बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुना, बताओ मुझसे शादी करोगे या नहीं? ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं भी तैयार हूँ। वो दोनों कुछ देर तक रेस्टोरेंट में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर अपने अपने घर लौट जाते हैं। विनय के पापा तो उसकी शादी करवाना ही चाहते थे। मीरा भी अपने घर वालों को मना लेती है। धूम धड़ाके से विनय बारात लेकर मीरा के घर पहुंचता है। मंडप में सभी रस्में हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन मीरा और विनय साथ फेरे ले रहे होते हैं और विनय के सभी भाई उन दोनों पर मस्ती भरे अंदाज में फूल बरसाते हैं। मेरे 6 देवर कितने क्यूट हैं, एकदम छोटे बच्चों जैसे। सोचती हुई मीरा विनय के साथ फेरे लेती है और उसके साथ विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है, जहां पहले से ही उसके सभी घरवाले और पड़ोसने सीमा और पुनिया उसके गृह प्रवेश की तैयारी कर चुके थे। दहलीज पर विनय के साथ खड़ी मीरा से पुनिया दहलीज पर रखे चावल के कलश की तरफ इशारा करके, बहू ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। भाभी जी, कलश गिराकर गृह प्रवेश क्यों करेंगी? अरे ना समझ नहीं, बहू पहली बार घर में कलश गिराकर ही गृह प्रवेश करती है। अच्छा। अरे तुम इस बेवकूफ को क्या दुनियादारी समझा रही हो? ये पड़ोस ने मेरे देवर के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही हैं। मीरा सोच ही रही थी कि तभी उसका सबसे छोटा देवर दीपक उसके पास आता है और एक आर्टिफिशियल गुलाब उसकी तरफ बढ़ाता है। वेलकम होम भाभी जी, ये लो आपके लिए मेरी तरफ से ये गुलाब। मीरा दीपक से गुलाब ले लेती है। थैंक यू मेरे प्यारे देवर जी। अरे भाभी जी, आप सुंदर तो देखो, खुशबू कैसी है, अच्छी है या नहीं? मीरा जैसे ही फूल अपने चेहरे के पास ले आती है वैसे ही उसमें से पानी की धार निकलती है और उसके चेहरे पर पड़ती है और मीरा एकदम से चौंक जाती है। ये क्या था? मीरा के सभी देवर एक साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे नालायक, ये कैसा मजाक है? कोई अपनी भाभी के साथ ऐसा मजाक करता है क्या? ये मेरा नहीं, आकाश का आइडिया था पापा।
बहू, तुम अपने देवरों की हरकतों तो समझ ही गई होगी। तुम्हारे देवर कितने नासमझ हैं। तुम समझदार हो, अब तुम्हें ही इन्हें संभालना है। भाई साहब, जब आप अपने बेवकूफ बच्चों को समझदार नहीं बना पाए तो नई बहू से क्या उम्मीद करते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आपके बेटे समझेंगे। वो तो पागल और बेवकूफ हैं। अरे तुम्हें क्या लेना देना है? नरेंद्र भाई साहब के बच्चे कैसे भी हो, तुम यहाँ बहू का गृह प्रवेश करवाने आई थी। अब करवा दिया ना तो अपने घर जाओ। हाँ हाँ, जा रही हूँ। तुनक कर सीमा वहां से चली जाती है। सीमा के जाने के बाद पूनिया मीरा के पास आती है और उसके दोनों हाथ पकड़कर, बहू, मैं अब जा रही हूँ। देख, तेरे देवर बेवकूफ और पागल नहीं, बस थोड़े ना समझ है। बिन माँ के बच्चे हैं ना, तो तुझे ही अभी नहीं समझना है और दुनियादारी के बारे में बताना है। मीरा को समझाकर पुनिया भी अपने घर चली जाती है। बहू, अब तुमने अपने नासमझ देवरों के बारे में जान ही लिया है, तो अब आराम कर लो। बाकी घर की सारी जिम्मेदारियां मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। तब विनय मीरा को अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? कौन सी बात? यही कि 6 भाई ना समझ, बेवकूफ या पागल जो भी हैं। देखो, मेरे भाई ना पागल है ना बेवकूफ है, वो बस नासमझ है। और मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। मैं तो फंस गई हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे सभी देवर समझदार होंगे, लेकिन ये तो ना समझ है। देखो, तुम ऐसा समझ लो कि तुम्हारे साथ छोटे बच्चे हैं, नासमझ है, और तुम्हें एक माँ की तरह उनकी देखभाल करनी है और उन्हें आज की दुनिया के हिसाब से ढालना है। और मुझे पूरा यकीन है तुम पर, तुम ये कर लोगी। तुम समझदार हो बहुत। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो? तुम तो कोशिश करने से पहले ही हार मान रही हो। कोशिश करने से पहले कैसे पता चलेगा? ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह से बहुत सारी जिम्मेदारी संभालनी है तुम्हें। मीरा लहंगा चेंज करके नाइट ड्रेस पहनकर सो जाती है और अगली सुबह उठकर नहा धोकर नई साड़ी पहने और सुहागन का श्रृंगार किए जैसे ही वो किचन में जाती है तो देखती है कि उसके सभी 6 देवर कॉलेज के लिए तैयार वहां पहले से ही मौजूद हैं और उन्होंने सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कचौड़ी, मंचूरियन और चाय बना ली है। अर्जुन जैसे ही मीरा को देखता है उसकी तरफ सैंडविच बढ़ा देता है और, भाभी जी, ये सैंडविच टेस्ट करके बताओ ना, अच्छा बना है या नहीं? अर्जुन के हाथ से सैंडविच लेकर जैसे ही मीरा उसे खाने वाली होती है, विनी उसका हाथ पकड़ लेता है और, अरे भाभी जी, सैंडविच ऐसे नहीं खाते। तो फिर कैसे खाते हैं देवर जी? मैं आपको खाने का सही तरीका बताता हूँ। जैसे ही आकाश मीरा के हाथ से सैंडविच लेता है वैसे ही वहां नरेंद्र पहुंच जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी भाभी की पहली रसोई की रस्म है, आज सिर्फ वो हम सबके लिए कुछ स्पेशल बनाएगी। ठीक है, हम जा रहे हैं। भाभी जी, हम नाश्ता करने का सही तरीका आपको बाद में बताएंगे। मीरा के सभी देवर वहां से चले जाते हैं। बहू, तुम इन नासमझों की बातों पर ध्यान मत दो और अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करो। जो तुम्हें सही लगे वो बनाओ। ठीक है पापा जी। मीरा को समझाकर नरेंद्र वहां से चला जाता है। मीरा देखती है कि उसके देवरों ने पहले से ही सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, समोसे, कचौड़ी, मंचूरियन और चाय बना दी है। वैसे मेरे देवरों ने काफी कुछ बना दिया है, तो मैं सिर्फ मीठा ही बना देती हूँ। मीरा फटाफट खीर बनाती है और हॉल में बैठे अपने सभी देवरों, पति और ससुर को अपने देवरों के बनाए खाने के साथ सर्व करती है। मैंने सिर्फ खीर बनाई है, बाकी का सारा कुछ तो देवरों ने बना दिया था। आप सब खीर खाकर बताइए कैसी बनी है। मीरा की बात मानकर विनय और नरेंद्र खीर खाने लगते हैं, लेकिन उसके सभी देवर एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। क्या हुआ देवर जी, आप एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? कोई जोक याद आ गया है क्या? नहीं भाभी जी, हमें जोक याद नहीं आया। हम ये सोच रहे थे कि हम में से कौन आपको नाश्ता करने का सही तरीका बताएगा। अच्छा, नाश्ता करने का सही तरीका क्या है, मुझे बताओ। मीरा के ऐसा बोलते ही वो सभी एक दूसरे के मुंह पर समोसे, कचौड़ी और मंचूरियन फेंककर मारने लगते हैं। इन सब में वो सभी फूड फाइट शुरू कर देते हैं। ये आप सब क्या कर रहे हो? भाभी जी, यही तो नाश्ता करने का सही तरीका है। फूड फाइट में उन सभी के कपड़े गंदे हो जाते हैं और खाना फर्श पर फैल जाता है। अरे रुक जाओ तुम सब, तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, फर्श पूरा गंदा हो गया है, ये साफ कौन करेगा? निखिल का अपने मुंह की तरफ फेंका हुआ समोसा मुंह से कैच करके विनी खाने लगता है और, भाभी जी, नाश्ता तो कर लेने दो, उसके बाद हम साफ कर देंगे। शांत। मीरा के चिल्लाने पर फूड फाइट रुक जाती है और उसके सभी देवर छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये क्या, आप तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह नाश्ता कर रहे हो और एक दूसरे के कपड़े भी खराब कर दिए। अब जाओ जल्दी से नहा कर आओ, तब तक मैं हॉल साफ कर देती हूँ। मीरा के कहने पर उसके सभी देवर अपने कमरे में नहाने चले जाते हैं। उसके जाने के बाद मीरा झाड़ू लेकर हॉल साफ करने लगती है। तभी उसका ससुर नरेंद्र पोछा लगाने लगता है और, बहू, तुम्हारे देवरों की फैलाई गंदगी साफ करने में मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। मैं कहाँ फंस गई ना समझ देवरों के बीच।
तभी वहां उसके सभी देवर ट्रंक पहने पहुंच जाते हैं। मीरा उन्हें देखकर अपने हाथों से अपनी आंखें ढककर अपना चेहरा घुमा लेती है। उसके सामने जाकर दीपक, भाभी जी देखो मैं अच्छी तरह से साफ हुआ या नहीं। अपने बालों में हाथ फेरता हुआ विनी, भाभी जी देखो मेरे बालों में तो कुछ नहीं लगा है ना। मीरा जिस तरफ भी अपना चेहरा घुमाती उसी तरफ नासमझी में उसके सभी देवर पहुंच जाते। मेरी पीठ पर देखकर बताइए साबुन तो नहीं लगा है ना। अरे देवर जी, आप सब पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने हो? जाओ अंदर और कपड़े पहन कर आओ। भाभी जी हमने कपड़े पहने तो हैं, देखो देखो देखो। अरे ना समझो, तुम अपनी भाभी के सामने खड़े हो, इस हालत में अपनी भाभी के सामने नहीं आते। जाओ पूरे कपड़े पहन कर आओ। बहू तुम्हें देखकर शर्म आ रही है। हमने कपड़े पहने तो हुए हैं, और पहले भी तो आप सबके सामने ऐसे ही आ जाते थे, तब तो आप हमें कुछ नहीं बोलते थे। विनय राहुल के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, मर्द एक दूसरे के सामने कैसे भी रह सकते हैं, और पहले इस घर में सिर्फ मर्द थे, एक भी महिला नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारी भाभी इस घर में आ गई है जो कि एक महिला है, तो महिलाओं के सामने पुरुषों को थोड़ा कायदे से रहना पड़ता है। भैया आपके कहने का मतलब है कि हम पूरे कपड़े पहन कर आए? हाँ देवर जी, आप बिल्कुल सही समझे। अच्छा तो ये बात है, हम अभी पूरे कपड़े पहन कर आते हैं। वो सभी अपने कमरे में जाते हैं और शर्ट पैंट पहनकर वापस आ जाते हैं। भाभी अब ठीक है ना? अब तो आपको हमसे शर्म नहीं आ रही? देवर जी अब ठीक है, अब से आप सब मेरे सामने ऐसे ही कपड़े पहने रहना। ठीक है भाभी जी। अब हम कॉलेज जा रहे हैं। मीरा के सभी देवर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। बहू तुमने अभी जिस समझदारी से अपने नासमझ देवरों की नादानी को नजरअंदाज किया है, आगे भी करते रहना और उन्हें माफ करती रहना और उन्हें समझदार बनाती रहना। मैं कोशिश करूंगी अपने नासमझ देवरों को समझदार बनाने की। इतना बोलकर मीरा झाड़ू रखकर अपने देवरों के कमरे में जाती है, जो कि बहुत बड़ा था। कमरे में 6 बेड थे, 6 अलमारियां और इतने ही बुक शेल्फ थे। बेड पर पड़े गंदे कपड़े और अस्त व्यस्त किताबें देखकर मेरे देवरों ने तो छोटे बच्चों की तरह पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर रखा है। मीरा बोलती हुई कपड़े समेट के उन्हें अलमारी में और किताबें बुक शेल्फ में रखकर गंदे कपड़े बाथरूम में रखी वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर देती है। मीरा का पूरा दिन अपने देवरों के कपड़े और कमरे की सफाई में नहीं निकल जाता है। अगले दिन मीरा जैसे किचन में पहुंचती है, वैसे ही उसके सभी देवर शर्ट पैंट पहने वहां आते हैं। और भाभी जी देखो हमने कपड़े ढंग से तो पहने हुए हैं ना। वाह देवर जी, आप सब तो एकदम हीरो लग रहे हो। भाभी जी अब से हम सब ऐसे ही कपड़ों में आपके सामने आएंगे। सिर्फ मेरे सामने नहीं, बल्कि सबके सामने ऐसे ही कपड़ों में जाना। हाँ भाभी जी अब ऐसे ही करेंगे। भाभी जी जल्दी से नाश्ता बनाओ ना, हमें बहुत भूख लगी, हमें कॉलेज भी जाना है। नहीं, आज कॉलेज कोई नहीं जा रहा। आज आप सब मेरे साथ पिकनिक पर चलोगे। वाह भाभी जी, पिकनिक! बहुत दिनों बाद हम पिकनिक पर जाएंगे। और आज आप सबको नाश्ता वहीं मिलेगा। मीरा सैंडविच, नमकीन, वेजिटेबल रोल और मैक्रोनी बनाकर अपने साथ पिकनिक पर ले जाती है। माउंटेन्स के बीच पिकनिक पर उसके साथ उसके सभी देवरों के साथ पति और ससुर भी गए हुए थे। भाभी जी हमें बहुत भूख लगी है, अब तो कुछ खाने को दो ना। मीरा एक चादर बिछाती है और अपने सभी देवरों को उस पर बिठाकर उन्हें सैंडविच, नमकीन और सलोनी देती है। और आदत से मजबूर खाते हुए वो फूड फाइट शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सभी सैंडविच, सारा नमकीन और सलोनी खत्म हो जाते हैं। भाभी जी सब खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? देवर जी, मैंने थोड़ी ना कहा था कि आप खाने के साथ फूड फाइट करो। मैंने तो खाने के लिए ही दिया था। भाभी जी प्लीज कुछ करो ना, हमें बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, आप सब मेरे हिस्से का खा लो। फिर आप क्या खाओगे? आप तो भूखी रह जाओगी। देवर जी, ये बात छोटे बच्चों की तरह ना समझी से फूड वेस्ट करते समय सोचनी चाहिए थी ना। बोलती हुई मीरा अपने हिस्से के सैंडविच, सलोनी और नमकीन देती है। भाभी जी हम सब साथ में खाते हैं ना, ऐसे में आप भी भूखी नहीं रहोगी। ठीक है देवर जी, लेकिन अगली बार ध्यान से रखना कि खाना शांति से खाना, और खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। तब विनय और नरेंद्र अपना हिस्सा उन सबके साथ शेयर करते हैं। भाभी जी अब से हम कभी भी बच्चों की तरफ फूड वेस्ट नहीं करेंगे। अरे वाह मेरे नादान देवर जी, आप तो बहुत जल्दी समझ गए। भाभी जी हमें ऐसे पहले कभी किसी ने नहीं समझाया, नहीं तो हम कब का समझ गए होते। मीरा अपने नासमझ देवरों को जो समझाना चाहती थी वो उसने समझा दिया था, और वो सभी समझ भी गए थे। अगले कुछ दिनों तक मीरा अपने नासमझ देवरों को उठना बैठना, लोगों के सामने कैसे पेश आना और दुनियादारी की बहुत सी बातें समझा देती है। फिर एक दिन जब मीरा के सभी देवर कॉलेज, सुपरमार्केट और पति ऑफिस में गए थे, तभी मिठाई का डिब्बा लिए सीमा आती है और हॉल में बैठी मीरा को मिठाई देते हुए, मेरे बेटे ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, उसी की खुशी में मिठाई खिलाने आई हूँ। बधाई हो आंटी जी, तुम्हारे उन बेवकूफ देवरों का तो कुछ पता नहीं चलता, क्या क्या करते रहते हैं, कभी पास होते भी है या नहीं।
मीरा के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। ताना मारकर सीमा अपने घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन शाम को ट्रे में 6 कप चाय लेकर मीरा बालकनी में बाहर की तरफ मुंह किए हुए खड़े लोअर और टी शर्ट पहने अपने सभी 6 देवरों के पास जाती है और मेरे प्यारे देवर जी, ये लो शाम की चाय पियो। वो सभी गाल पर हाथ रखे पलटते हैं। देवर जी, आपके चेहरे लटके हुए क्यों हैं? और ये आप सब ने गाल पर हाथ क्यों लगा रखा हुआ है? क्या छुपा रहे हो? कहीं किसी लड़की ने आपके गालों पे चुम्मी तो नहीं दे दी, जिसके निशान आप सब मुझसे छुपा रहे हो? कहाँ भाभी, हमारी किस्मत में चुम्मी। वो सभी अपने अपने गालों से हाथ हटाते हैं और गाल पर उंगलियों के निशान दिखाकर, ये देखो। ये क्या उंगलियों के निशान? मतलब किसी ने आप सबको थप्पड़ मारा? हम सभी भाई अपनी अपनी क्लासमेट से प्यार करते हैं और आज उन्हें आई लव यू कह दिया तो उन्होंने हमें थप्पड़ मार दिया। आप बताओ, हमने सिर्फ उन्हें आई लव यू ही तो बोला था, इसमें इतना भड़कने की कौन सी बात थी? मेरे प्यारे देवरों, लड़की ऐसे नहीं मानती। लड़की को पहले इम्प्रेस करना होता है, उसे समझना होता है, अपने बारे में थोड़ा बताना होता है, अपना प्यार जताना होता है, उसके बाद लड़की इम्प्रेस होती है। हमें तो ये सब पता ही नहीं था। हमें तो लगता था कि बस लड़की को जाकर आई लव यू बोल दो गुलाब का फूल देकर और लड़की मान जाएगी। अब मैं आप सबको अपनी होने वाली देवरानी को इम्प्रेस करने का तरीका बताऊंगी। तब तो आज ही आप हमारे साथ चलो, क्योंकि आज मेरी रजनी का बर्थडे है। उसने एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी रखी है जिसमें वो भी आएगी। ऐसी हालत में चलेंगे? नहीं भाभी, हम सब अभी आते हैं। वो सभी अपने कमरे में जाते हैं और शर्ट पैंट पहन कर आते हैं अपने देवरों को शर्ट पैंट पहने देखकर। अरे मेरे ना समझ देवरों, लड़की को ऐसे इम्प्रेस नहीं किया जाता। अब मुझे समझ में आया कि तुम सबको थप्पड़ क्यों मारा। भाभी, इन कपड़ों में क्या बुराई है, अच्छे तो लग रहे हैं। देवर जी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम सभी पहले तो मेरे साथ मॉल चलो, मैं तुम्हें स्टाइलिश बनाती हूँ। मीरा अपने सभी देवरों को मॉल लेकर जाती है। वो वहाँ उनके लिए फॉर्मल शूज, ब्लैक ट्राउजर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, वॉच और बो टाई खरीदती है। मीरा के सभी देवर जैसे ही उसके खरीदे हुए कपड़े पहनकर उसके सामने आते हैं। वाह मेरे देवर जी, अब लग रहे हो एकदम स्टाइलिश जेंटलमैन। अब तुम्हें कोई भी लड़की मना नहीं कर सकती। मीरा के सभी देवर उसे उस रेस्टोरेंट के सामने ले जाते हैं जहाँ रजनी ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी। देवर जी, आप सब यहीं रुको, मैं कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ। मीरा के वहां से जाते ही एक पैर घुटने से मोड़कर लोअर के अंदर छुपाए अपाहिज होने का नाटक कर रहा भिखारी लंगड़ाता आनंद उसके पास आता है और भैया देखो ना, मैं बहुत लाचार हूँ। एक्सीडेंट में मेरा एक पैर कट गया था, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। थोड़ी मदद कर दोगे तो आपको बहुत आभार होगा। भैया, हम आपकी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो कैसे करें? भैया आप बहुत दयालु हैं। आप अगर मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने महंगे कपड़े, घड़ी और जूते बेचकर भी कर सकते हैं। किसे बेचे? कौन खरीदेगा? उन सभी की बातें पास ही खड़ा विजय सुन रहा था। वो उनके पास आता है और अरे मैं हूं ना, मैं आपके कपड़े की सही कीमत लगा दूंगा। भाई साहब, आपने तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो जैसे ही अपने ब्लेजर उतारकर विजय को देने वाले होते हैं तभी गिफ्ट्स लेकर मीरा उनके पास आती है और ब्लेजर उनके हाथ से लेकर, अरे देवर जी, आप सब ये क्या कर रहे हो? हम इस बेचारी की मदद कर रहे हैं। देखो ना भाभी, इसका एक पैर नहीं है। आप लोग ना सच में बिल्कुल ना समझ और भोले हो। ये देखो, ये कोई अपाहिज नहीं है, तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। बोलते हुए मीरा आनंद की लोअर नीचे कर देती है और उसका घुटने से मुड़ा और रस्सी से बंधा पैर सबको दिख जाता है। पोल खुलते ही आनंद और विजय भाग जाते हैं। देखो मेरे ना समझ देवरों, ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और फिर जिन्हें सच में मदद की जरूरत होती है उनकी कोई मदद नहीं करता। अरे उसका भागना तो समझ में आया, क्योंकि वो हमें बेवकूफ बना रहा था, लेकिन वो दूसरा वाला क्यों भागा? क्योंकि वो उसका साथी था। वो दोनों मिलकर आप सबको बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन अब मेरे होते हुए आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। मीरा उन सभी को समझा ही रही थी कि तभी उसके देवरों की सभी प्रेमिकाएं कार से उतरकर रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाती हैं। भाभी जी देखो, वो रही जिनसे हम प्यार करते हैं। ठीक है, आप सभी यहीं रुको, मैं आती हूँ उनसे बात करके। मीरा अपने देवरों को वहीं रुकने का बोलकर रजनी, पायल, रूपा, मालती, प्रियंका और आरती के पास जाती है, कुछ दूर खड़े अपने देवरों की तरफ इशारा करके। ये सभी मेरे देवर हैं, उन्होंने आपको प्रपोज किया था और आपने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। दीदी, आपके देवर अच्छे हैं, हमें क्यूट लगते हैं, उनका बचकाना हरकतें हमें पसंद नहीं। हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन इन नासमझों के साथ लाइफ स्पेंड करने का हम नहीं सोच सकते। हमें समझदार और मैच्योर लाइफ पार्टनर चाहिए। हम जिंदगी भर बच्चों की आया बनकर नहीं रहना चाहती। आप लोगों की बात तो सही है, मेरे देवर जी हैं तो ना समझ। आप सबने उनकी ना समझी ही देखी, उनका दिल नहीं देखा। भाभी जी, दिल में क्या रखा है? और वैसे भी आजकल दिल कौन देखता है?
अपने देवरों के बारे में इन सभी की सोच जानकर मीरा उनसे ज्यादा और कुछ नहीं कहती। वो अपने देवरों के पास आती है और देवर जी, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है तो आप उसके साथ क्या करते हैं? भाभी जी, हम उस चीज की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो फिर उन लड़कियों ने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया है। तुम उन्हें पसंद नहीं हो इसलिए। भाभी जी, उन्होंने बिल्कुल सही किया। जरूरी थोड़े ना है कि हम उन्हें पसंद करते हैं, वो भी तो हमें पसंद करें। देवर जी, आप सब तो बहुत समझदार हैं। जो बात समझने में लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, फिर भी वो नहीं समझ पाते, वही बात आप सब इतनी जल्दी समझ गए हो। जिंदगी का सबसे बड़ा लाइफ लेसन लेकर मीरा अपने देवरों के साथ घर वापस आती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक रात 1 बजे मीरा पानी पीने के लिए अपने रूम में जब किचन की तरफ जाती है तो उसे अपने देवरों के कमरे का दरवाजा खुला हुआ और लाइट्स ऑन दिखती हैं। मीरा उनके कमरे में जाती है और किताब चेहरे पर रखे सोए हुए अपने देवरों को देखती है। मेरे प्यारे देवर जी, इतनी पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? क्या हासिल करना चाहते हो? वो सभी सिर्फ आंख बंद किए हुए लेटे थे। भाभी जी, हमारी नासमझी की उम्र में ही हमारी मम्मी गुजर गई। फिर हम उनके बिना पले बड़े। पापा काम की वजह से हम पर ध्यान नहीं दे पाए, जिस वजह से हम दुनियादारी की बातें नहीं सीख पाए और दुनिया वालों की नजरों में नासमझ ही बने रहे। लेकिन आपके आने के बाद हमें पता चला सामाजिक ताना क्या होता है, समाज के सामने कैसे सभ्य बनकर रहा जाता है। हमें तो आप मिली, लेकिन हमारी तरह कितने ही लोग हैं जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस न मिलने की वजह से दुनिया उन्हें ना समझ, पागल या न जाने क्या क्या कहती है। हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम ना एक काउंसलिंग फॉर्म खोलना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि यह हम कैसे करें। आपकी फर्म की रजिस्ट्रेशन और जो भी जरूरी प्रोसीजर होगा उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। इतना बोलकर मीरा अपने कमरे में जाती है और अगले दिन नई फर्म ओपन करने की सभी प्रोसीजर फॉलो करके गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन लिखती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन मिठाई का डिब्बा लिए एक बार फिर उनकी पड़ोसन सीमा आती है और हॉल में बैठे मीरा और नरेंद्र को मिठाई देते हुए। मेरे होशियार बेटे की विदेश में नौकरी लग गई। वो कल ही ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और तुम्हारे बेवकूफ देवर क्या ही कर रहे हैं। मीरा सीमा की बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही उसके सभी देवर बेहद खुशी से झूमते हुए वहां आते हैं और वो सभी मीरा को गोद में उठा लेते हैं। भाभी जी, आपकी वजह से हमारी फर्म रजिस्टर हो गई है। अब हम अपने जैसे न जाने कितने लोगों की मदद कर सकेंगे। वो सभी मीरा को नीचे उतारते हैं। हाँ तो आंटी जी, आप क्या कह रही थी? आपका बेटा समझदार और मेरे देवर ना समझ है। आंटी जी, आपका समझदार बेटा आपको छोड़कर विदेश में जाएगा और मेरे ना समझ देवर लोगों की मदद करेंगे। अब आप ही बताइए कौन समझदार है और कौन ना समझ। अरे भाभी जी, आप भी कहाँ सीमा आंटी जी को समझाने में पड़ रही हो? आप चलो हमारे साथ। और पापा आप भी। मीरा और उसके ससुर को उसके सभी देवर एक क्लास में ले जाते हैं जहां उन्हीं की तरह ना समझ ललित, तुषार, पंकज, राजीव और उमेश की तरह बहुत से लोग मौजूद थे। आज अगर आप सब इस क्लास में बैठे हैं तो ये हमारी प्यारी और समझदार भाभी की वजह से मुमकिन हो पाया है। जब पूरी दुनिया ने हमारी नासमझी और नादानी को पागलपन और बेवकूफी कहकर हमारा मजाक उड़ाया, तब हमारी भाभी ने हमारी नासमझी को समझकर हमें समझदार बनाया। और अब आप सभी कुछ ही दिनों में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकोगे। अरे मेरी समझदार बहू ने मेरे नासमझ बेटों को समझदार बना दिया। ये समाज हर उस इंसान को पागल या नासमझ कहता है जो उनके नजरियों को छोड़कर अपने नजरिए से जिंदगी जीता है। यही बात समझकर 6 नासमझ देवरों को उनकी समझदार भाभी ने उन्हें नासमझ से समझदार बना दिया।